जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने चैप्टर फर्स्ट जो कि कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है उसके अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग कूलाम का नियम का डिस्कशन किया था। वहाँ हमने आपको बताया था कि इसमें कम से कम 2 पार्ट और होंगे। अगर लंबी वीडियो खींची जाए तो एक ही पार्ट में कंप्लीट हो सकता है। देखते हैं कि अगर एक पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा इसका थर्ड पार्ट नहीं करेंगे। कूलाम का नियम बेसिक क्या था कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, ये खास लास्ट वाली पॉइंट को हमने कहा था कि आप ज़्यादा इस पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमने कल आपको बता ही दिए थे कि F = 1/4πε0 K, जहाँ K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डेट मीन्स किसी माध्यम में अगर ये चार्जेज रखे होंगे तो इन माध्यम के बीच का परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और Q1 × Q2/R²। हमने ये कहा था कि ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, फोर्स का स्केलर फॉर्म है। आज मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बट वेक्टर फॉर्म बहुत अच्छे से समझने के लिए जब मेरी क्लास 11th की वेक्टर वाली वीडियो अपलोड मैं करूँगा तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। यहाँ तो अभी उतना पीछे बैक जा नहीं सकते हम क्योंकि क्लास 12th की चल रही है। फिर भी जिन लोगों ने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये बात। ठीक है, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर हम कहें तो अब इसके ऊपर एरो हेड आप लगाओगे 1/4πε0 K Q1 × Q2/, यहाँ भी खाली छोड़ रहे हैं, यहाँ भी खाली छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये बात। एक जो ऑफलाइन बच्चे हमसे जुड़े होंगे वो अक्सर हमारे सुने होंगे हमारे द्वारा कि हमेशा एक गंदे नाली का पानी जो होगा या गड्ढे का पानी जो होगा वो गंगा जल के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स तो वेक्टर है, और यहाँ अगर अभी मैंने फोर्स पे वेक्टर लगा दिया या पे एरो हेड लगा दिया है तो इस साइड में देखो 1/4πε0 के ऑल आर कांस्टेंट, सभी नियतांक हैं, नियत राशियों की कोई दिशा नहीं होती है। डेट मीन्स ये स्केलर है। चार्जेस Q1 और Q2, चार्ज आप जानते हैं कि ये स्केलर होती है। अब ये बीच में हमने ये डिस्टेंस कहा है, ध्यान दीजिएगा। जब कूलाम का नियम जब बता रहे थे उस समय भी डिस्टेंस कहा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा गया है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ बीच की दूरी r कहा था। अब यहाँ अगर हम R² लिख दें और यहाँ खाली कुछ ब्लैंक छोड़ दें तो वही वाली बात हो जाएगी कि नाले का पानी इज नॉट इक्वल टू गंगा जल। अब लेकिन इसमें अगर एक वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड करें, इंसर्ट करें, तब ये वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर जस्टिफाई हो जाएगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा कि वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या दिख रहा है, वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर विच इज यूनिवर्सल अनट्रूथ। बिल्कुल गलत है, 100% गलत हो जाएगा। इसलिए अब ये करेंगे क्या हम कि यहाँ जब भी आप कहते हैं कि ये क्लास 11th में वेक्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ ये बताया गया होगा यूनिट वेक्टर। देखो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, r, और एक लास्ट लाइन जो कूलाम के नियम में प्रयोग करते हैं, तथा यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस r है, अगर इसी में देखो इसी लाइन में हम दिखा रहे हैं, यहीं पर अगर यहाँ दिखा दें हम या आगे बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा समझ जाइएगा आप कि इसी लाइन के अलोंग है कि ऐसे दिखाया, तो ये चूँकि दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी इसलिए यूनिट वेक्टर r इसके द्वारा शो करते हैं। अब अगर यहाँ पर हमने r किया तो अब ये थोड़ा सा एक लाइन हम बता ही देते हैं क्लास 11th का कि आप पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का परिमाण। अब वेक्टर का परिमाण जब लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी में तो ये मॉडुलस हट गया तो एरो हेड भी हट जाएगा और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ r लिखा आपने। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या हुआ कि यूनिट वेक्टर r की जगह अगर हमने लिखा वेक्टर r ऑब्लिक या बटे में r, तो r² ऑलरेडी था, r² × r³ बट यहाँ बगल में क्या आ जाएगा, एरो हेड। अब आप देखिए पहले वाली कंडीशंस
फुलफिल हो रही है, जो हमने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। और जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए आफ्टर 12th IIT नीट इन सब के लिए, तो आपको जब भी कहीं अच्छी कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी आप पढ़ें, आप देखेंगे फोर्स का यही फार्मूला होगा। तो फर्स्ट टाइम बच्चों को जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको ये फील होता है कि अरे ये तो वायलेशन है कूलम्ब्स लॉ का, क्योंकि वहाँ पे तो देखा था हम लोगों ने कि यूनिवर्सली ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं आर क्यूब। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए आर वेक्टर है ऊपर लगा हुआ, और यहाँ आर वेक्टर को अगर हम दोबारा लिखना चाहें यूनिट वेक्टर आर कैप इंटू स्केलर आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक अगेन आपको आर स्क्वायर स्केलर फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो चलिए ये स्केल वेक्टर फॉर्म में भी हो गया, चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि इन वेक्टर फॉर्म में आपका ये हुआ। ठीक है, अब आते हैं आज के जो सेकंड पार्ट में हमने कमिटमेंट किया था कि ये आगे इनके बारे में क्या क्या है। तो वो हेडिंग क्या होगी आज, यहाँ से शुरू करते हैं। एक तो आपको ये हमने कहा था कि जो भी कांस्टेंट किसी भी फॉर्मूले से निकल कर आता है उसके बारे में जानकारी कौन देता है, जिन साइंटिस्ट महोदय ने इनकी खोज करी होगी वही इनके बारे में बताते हैं। तो कूलम्ब साहब ने कूलम्ब का नियम दिया है, तो उन्होंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी। तो हेडिंग शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, या आप कहें न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। तो कूलम्ब साहब ने ही निकाल कर दिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ आंकिक मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू केवल लिखा है, ध्यान दीजिएगा। आप मार्केट से कुछ भी परचेज करने जाते हो, मान लो घर से किसी ने भेजा है सपोज पोटैटो लेने के लिए ही, तो आप जाके दुकानदार को ये थोड़ी कहते हो कि 2 दे दीजिए, गिनती में 2 नहीं, कुछ ना कुछ यूनिट उसकी ज़रूर होती है, केजी, ग्राम, या और बड़े पैमाने पर ले रहे हो तो क्विंटल में भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर अभी हमने कोई यूनिट नहीं डाला है। 1 आप जानते हैं कांस्टेंट चीज़ है, 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, बट 1 और 4 पाई की वैल्यू आप अगर कोई कहे तो ये 1 और 4 पाई तो 1/4 पाई ही होगा, बट एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होगा वो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ है ये अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की केवल हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है। अब इसमें से जो सिंगल पार्ट एप्सिलॉन नॉट है उसके बारे में देखिए। एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट भी, और डायमेंशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट सबसे पहले जानिए है क्या। ये इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 जो बोलते हैं आप, एप्सिलॉन 0, इसको 0 अगर लगा दिया है तो निर्वात अथवा वायु की बात कर रहे हैं। निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता है। ठीक है, अगर केवल एप्सिलॉन लिख दिया या एप्सिलॉन आर लिख देते हैं तो वो होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। क्लियर है बात? अब आते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद उसका आंकिक यूनिट भी निकालेंगे, देन डायमेंशन भी। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 हो रही है, तो अगर इसको रिवर्ट कर दिया जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर कर दिया जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹9। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की केवल वैल्यू निकालना हो तो 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू 4 पाई। क्लियर है बात? अगर इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 8.85 इंटू 10⁻12। अब चीज़ों को देखिए, आपको कोरिलेट करना सीखना होगा जानबूझकर। यहाँ भी हमने छोड़ा यूनिट, यहाँ भी छोड़ रहे यूनिट। अब आप कहेंगे कि यूनिट आएगी कहाँ से? इतने सारे फिजिक्स में आपको हर फार्मूले में, हर डेरिवेशन में, हर जगह आपको यूनिट आनी है, हर जगह डायमेंशन आना है। मोर देन 2000-3000 हो जाएंगे आपको। अगर छोटे छोटे सारे को इंक्लूड किया जाए तो आपके 2000 तो बड़े आराम से पूरे हो जाएंगे। और सुनने में लगे कि 2000 इतने का हम डायमेंशन और यूनिट रटेंगे। बिल्कुल रटना नहीं है। बेसिक आपको जो यूनिट है वो आपको याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स।
और उनके कुछ डायमेंशन शुरुआत में कि आपके एकदम लिप पर हो, टंग पे हो, तुरंत फिंगर टिप पे हो, कोई पूछे फट से आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप तुरंत बना लीजिए। अब ये देखो हम कैसे भी यूनिट निकालना सिखाते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फार्मूला आपका ये था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप फाइंड आउट किसको करना चाहते हो भाई? एप्सिलॉन नॉट की ही तो आप यूनिट निकालना चाहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर ले आओ तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आया और F नीचे गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब भी यूनिट या डायमेंशन निकालने की बात करें तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर की कोई भी ना तो यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। 1/4 पाई था, हमने इसको हटा लिया है फॉर्मूले से। ऐसा नहीं कि जब न्यूमेरिकल आप हल करेंगे या कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो वो हट जाएगा। यहाँ सिर्फ हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? यूनिट निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि यहाँ 1/4 पाई का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस भी होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हुई? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और F को अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में F नीचे आने वाला है, तो F आ गया यहाँ पर। अब देखो ये तो सिंपली है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, अब इसका सभी आप लोग जानते हैं, कूलाम। तो कूलाम, और ध्यान से देखो Q1 इंटू Q2 वो भी एक चार्ज है, तो दो बार चार्ज का आपस में जब गुणा होगा तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम का स्क्वायर। फोर्स, बल का मात्रक आप सभी जानते हैं, न्यूटन साहब के नाम से ही है, न्यूटन इंटू डिस्टेंस, दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? मीटर। और ध्यान से देखिए कि दूरी का वर्ग है, इसलिए यहाँ भी मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कूलाम स्क्वायर ऑब्लिक न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। यूनिट क्या हो गई? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लिखते समय आपने लिखा है कूलाम स्क्वायर ऑब्लिक में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और अगर आपसे कोई पूछे तो लोग बोलते क्या है इसका आंसर? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ये लाइन बोला है तो 100% रॉन्ग है। क्यों? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन, पर जैसे ही आपने कहा या ऑब्लिक में आया ये तो केवल न्यूटन की बात आया, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन, और उसके बाद अगर आपने मीटर स्क्वायर डायरेक्टली बोल दिया तो डेट मीन्स मल्टीप्लाई में है, इंटू में है, न्यूमरेटर में आ गया होगा। लेकिन इसलिए बोलते समय आप क्या बोलेंगे? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन पर लगाना है, या हिंदी में बोले तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? अब आते हैं डायमेंशन पर, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। डायमेंशन भी हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप इसको कभी भी रटिए मत, तुरंत फिंगर टिप पे आ जाएगा ये। अब ये जैसे चार्ज है, चार्ज का आप जानते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी, और I मीन्स विद्युत धारा, एम्पियर इंटू टी, टाइम की बात कर रहे हैं तो उसका भी आप जानते हैं T। बल, इसका तो क्लास 11th में आपके एकदम जिह्वा पे विराजमान रही होगी, mL/t-2, ठीक है। और लेंथ, दूरी का लेंथ होता है, तो बहुत आसानी से आपसे आ जाएगा। कूलाम है ये A इंटू टी, क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो और स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, तो A स्क्वायर टी स्क्वायर। न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? mL/t-2, और यहाँ पर फिर L के पावर 2। तो देखो अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, ये आप घातांक में पढ़ चुके हैं, क्लास 7th 8th में ही है कि अगर कोई भी चीज़ पावर में है, ऊपर ले जाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसमें भी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर देखो अकेला m दिख रहा है, पूरे इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ अकेला m दिख रहा होगा, तो ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, डैट मीन्स 1 तो है, m के पावर 1 है, ऊपर ले गए तो m के पावर -1, L के पावर 1 और L के पावर 2। अगर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, 2 और 1 3 हो गया, तो L के पावर 3, T के पावर -2 है, ध्यान देना, ऊपर ले जाएंगे तो +2 होगा, और एक T के पावर +2 ऑलरेडी था, तो T के पावर 4 हो गया ये। और क्या बचा आपके पास? सिर्फ A के पावर 2, तो A के पावर
2। ये आपकी डायमेंशन हो गई। तो अगर उधर ना दिख रहा हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं m टू द पावर -1 l टू द पावर l के पावर 2 और l के पावर 1, 3 ऊपर गया होगा तो ये भी माइनस है, l के पावर -3, t के पावर -2, t के पावर +2, तो ऊपर जाने के बाद ये भी +2 हो गया, तो 2 और 2 4 हो गया, और a के पावर 2 हो गया। क्लियर है बात? एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी हो गई। ठीक है, अब आइए आगे, इसमें आगे दिखाते हैं आपको। हाँ देखिए, अब ये एप्सिलॉन नॉट को अब खाली आप नहीं छोड़ेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई थी, यूनिट आप निकाल लिए थे, इसीलिए हमने कहा था कि आप चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए। चाहते तो यहाँ हम पहले लिख सकते थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन पहले हमने निकाल कर दिखाया कि कैसे निकलता है, और आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एक बार दिमाग में फिट हो गया तो 100% आप लाइफ टाइम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ये तो गारंटी है। तो ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट चीज़ और बचती है, जो हमने कहा था माध्यम का परावैद्युतांक। अगर कूलम्स लॉ में हमने लिखा है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अभी ये वेक्टर फॉर्म की बात मत करिए, ठीक है, इसको तो आपको समझाने के लिए हमने बता दिया था, स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो K टर्म इंक्लूड हुआ है, ये किसके लिए हुआ था? ये हुआ था कि अगर कोई माध्यम उपस्थित है, कोई मीडियम है, कहाँ पे है? इस निकाय में, इस जो निकाय Q1 और Q2, अच्छा निकाय भी आप समझ लीजिए, इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम अकेले से नहीं बनता है, मिनिमम 2 लोग चाहिए होंगे सिस्टम में। इसीलिए अब बार बार अभी जब इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी सिस्टम की बात कई बार रिपीट होगी। तो बच्चों के मन में रहता है कि निकाय, हिंदी में लिखा होता है निकाय क्या है, तो निकाय अच्छे से आप समझ लीजिए कि मिनिमम 2 चीज़ों का जब तक उपस्थित नहीं होंगे, 2 चीज़, तब तक निकाय नहीं बोल सकते, सिस्टम नहीं बोल सकते, अकेला कोई सिस्टम नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ये सिस्टम अर्थात ये निकाय किसी माध्यम में रखा हुआ था। अगर इसी फॉर्मूले की जगह हम यहाँ पर आगे इसी में बढ़ाएं, अगर हम कहें कि यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि निर्वात अथवा वायु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। ठीक, अगर जैसे k = 1 रखेंगे तो ये फार्मूला आपका क्या बन के आ रहा है, ज़रा देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि k तो 1 रख लिया है हमने, तो 1 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज़ आती है। अब यहाँ क्या हुआ, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो देखो यहाँ F और यहाँ भी F, दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, तो अंतर आप कैसे करेंगे कि हाँ ये निर्वात वाला है और ये माध्यम वाला है? तो भैया मैं बार बार ये आप सभी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से भी कहता रहता हूँ, आगे भी कहूँगा, ये मेरा मतलब जो भी ये समझ लीजिए कि तरीका है बच्चों को समझाने का, कि भगवान रामचंद्र जी भी फ़र्क नहीं कर पा रहे थे जब सुग्रीव और बाली एक ही समान थे, तो लास्ट में उनको क्या डिसीजन लेना पड़ा, सुग्रीव के गले में एक फूलों की माला डाली थी ताकि दोनों में डिफरेंस कर सकें। सेम यहाँ पर भी अगर F = ये है और F = ये है, तो दोनों में हम जानेंगे कैसे कि कौन सा निर्वात में है, कौन सा माध्यम में है। तो निर्वात के लिए हम F0 या 0 जिसको आप लोग बोलते हैं, F0 का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ये क्या हो गया, समझ में आ जाता है कि हाँ निर्वात अथवा वायु था। क्लियर है बात? और माध्यम अगर अकेला F छोड़ा तो भी समझ में आ जाता है कि माध्यम में था, अगर नहीं तो आपको M फॉर मीडियम होता है, आप लिख सकते हैं F नीचे सफिक्स में M, बगल में नहीं, सफिक्स में नीचे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर एक चीज़, अगर ये 2 फार्मूले बन गए तो एक में K एब्सेंट है और दूसरे में प्रेजेंट है, तो पक्की सी बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी कि ज़रूर इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। तो अगली हेडिंग वही है, बहुत छोटी सी हेडिंग है, उसको करके ये कंप्लीट करता हूँ, मैं कंक्लूड करूँगा।
तो आपकी लास्ट जो इसमें पॉइंट होगा कूलाम के नियम के तहत, कूलाम का नियम तो ऑलरेडी हो गया था, हमने कहा था जो भी एसेसरीज होंगी इससे सपोर्टिंग जो भी टॉपिक्स आते हैं वो ज़रूर कवर होगा, और उसी को हम कूलाम के नियम के तहत ही बोलेंगे कि सारा कुछ आपने पढ़ लिया। एग्जाम में आया कूलाम के नियम तो ये सारा कुछ नहीं करना है, कूलाम के नियम में तो जो पढ़ाया कल उतना ही करना है आपको। अब देखो रिलेशन बिटवीन एफ नॉट एंड एफ एम, हिंदी में कहें तो बहुत सिंपल सा है कि निर्वात अथवा वायु में वैद्युत बलों की तुलना, ये एफ कैसे थे, वैद्युत बल थे, इलेक्ट्रिक फोर्स थे। तो साफ साफ से देखो एफ नॉट और एफ एम हमने दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 अपने समझने के लिए, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम कहें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो एफ नॉट बाई एफ एम, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो। तो ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 में Q1 Q2 ऑब्लिक R स्क्वायर, और सेकेंड नंबर में भी सेम चीज़ है। तो जब डिवाइड करोगे तो ऊपर से नीचे एक दूसरे को कट कर देंगे, और यहाँ भी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी प्रेजेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी प्रेजेंट है। जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या होगा, ये जब लिखा होगा आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ये 1/k आ रहा है। डिवाइड जब करोगे तो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो एफ नॉट बाई ये आ गया आपका k, ठीक है। अब इसी को हम लिख दें अगर ये आ करके एफ नॉट बाई एफ एम है, तो एफ एम अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1/k, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के इधर करके ले रहे हैं और k को इधर ला रहे हैं, 1/k एफ नॉट, यानी माध्यम में वैद्युत बल, निर्वात में वैद्युत बल का कितना होता है 1/k गुना होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किन्हीं दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दोगे तो 100% फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीजन हो रहा है। और एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि अगर दादाजी के 2 संतानें थी, आपके फादर, आपके अंकल, आपके चाचा जी, तो 2 लोगों में हिस्सा जो है ज़्यादा आएगा। अगर यही 3 होते तो हिस्सा कम हो जाता। स्वाभाविक सी बात है, इसलिए डिवीजन है, डिवीजन का मान जितना ज़्यादा होगा फोर्स का मान उतना ही कम होगा। अब एक चीज़ और लास्ट पॉइंट इसमें, परावैद्युतांक जो होता है कैपिटल K का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। वैक्यूम अगर है या एयर है, निर्वात अथवा वायु है, तो K की वैल्यू 1 होती है। ये IIT में 1992 या 93 के आसपास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ये कहा गया था कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, और किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, ऑप्शन दिया था, मान लो हम लिख दे रहे हैं 1 3 0 -2, ठीक है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि 1 साफ साफ वहाँ कहा जा रहा है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, यानी माध्यम प्रेजेंट है। और माध्यम प्रेजेंट होना, निर्वात अथवा वायु को तो हम लोग अलग एक पार्ट में रखते हैं, वो माध्यम नहीं है। वहाँ माध्यम तो हम मान ही रहे हैं कि निर्वात अथवा वायु है, उसके लिए तो 1 होता है। अगर माध्यम की बात किया है तो डैट मीन्स कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जरूर दोनों सिस्टम के बीच में है, और सिस्टम के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो उसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी, यानी K की वैल्यू जो भी ऑप्शन में आपको यहाँ हमने 3 लिखा, अगर अगला कोई एग्जाम होता है उसमें 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो आप 100% आंसर उसी को टिक करेंगे। 1 से अधिक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे, बट जो हर यूट्यूबर कहता है, मैं बार बार आप लोगों से तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि कहना भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। और ऐसे बच्चे जो आस-पास में, हमारे एरिया के आस-पास में हैं और ऑफलाइन में जुड़े हैं हमसे, कुछ बच्चे अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है। आप संपर्क करिए, या डायरेक्ट जो लोग जानते हैं वो पहुंचिए वहां पर। जैसा भी होगा, आप जो भी गाइडेंस चाहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी तरह से फुलफ़िल कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी का पार्ट 3, कूलाम का नियम नहीं, कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का पार्ट 3 होगा वो। कूलाम का नियम तो आज हमने ये आपको कंप्लीट कर दिया है।
तो आप बस हम यही कहेंगे कि ध्यान से पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।